कैसे हैं हमारे प्रिय विद्यार्थी? बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। चलिए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मूल अधिकार। मूल मूल अधिकार अपने आप में ही बहुत मूल है। मैं वीडियो को एक बार में बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं मूल अधिकार में जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल पढ़ना है। कोई एक आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल 12 से 35 तक है मूल अधिकार। लेकिन सभी आर्टिकल को पढ़ना एक बार में काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे पार्ट के माध्यम से आप लोग पढ़ें और एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझें, क्योंकि बिहार में ऐसा ट्रेंड है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी, बिहार पीसीएस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सीजीएल या +2, कोई सा भी वैकेंसी हो, लिख कर ले लीजिए। यहाँ तक कि यूपीएससी की मैं बात करता हूँ, बड़े लेवल के एग्जाम जो होते हैं वहाँ भी मूल अधिकार से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सबका नेचर अलग होता है। तो मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ एक ऐसा मूल अधिकार, एक ऐसा फंडामेंटल राइट के बारे में, जिसमें आप एक बिहार दरोगा से लेकर आप यूपीएससी तक आप कवर कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो एक एक आर्टिकल अच्छे समझिएगा, क्योंकि मूल अधिकार सिर्फ पढ़ने का चीज़ नहीं है। ये अधिकार आपको पता रहेगा तो अपनी ज़िंदगी में आप इस अधिकार के माध्यम से सरकार के सामने सवाल खड़ा कर सकते हो। ये अधिकार इतना ज़रूरी है आप लोग को पढ़ना, इतना समझना। हमारे देश के हर एक नागरिक को अधिकार जानना चाहिए, लेकिन संविधान के कुछ पन्नों में लिपट कर आ गया है। हमारे देश में अशिक्षा इतना उच्च स्तर पे है, कहते हैं कि विश्व में जो लिटरेसी है, जो लिटरेसी मतलब साक्षरता दर है, उसमें बिहार सबसे नीचे है। और बिहार विश्व विश्व भारत को विश्व गुरु बनाने में बिहार का बहुत ज़्यादा योगदान था। अगर आप इतिहास देखें, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, देखेंगे, चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे, आप समझेंगे कि बिहार की एक गौरवशाली अतीत थी। नालंदा विश्वविद्यालय का पढ़ेंगे, लेकिन आज वही है, बिहार में शिक्षा की स्थिति काफ़ी डाउन है। मैं चाहता हूँ कि बिहार का हर एक नागरिक अपने संविधान के बारे में, अपने मूल अधिकार के बारे में समझे, क्या अधिकार है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो बस ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग लिखना समझ, आप बस आपको नोट्स चाहिए। बस अगर आप लोगों को सिर्फ नोट्स चाहिए तो नोट्स तो कोई भी कोचिंग दे देता है आपको, नोट्स तो किताबों में मिल जाता है, लेकिन बात है समझना। अगर आप आर्टिकल अच्छे से नहीं समझेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ आर्टिकल रटने से कुछ नहीं होता है। जैसे आर्टिकल 12 13 मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, तो आर्टिकल 12 में क्या है और 13 में क्या है। आर्टिकल 12 और 13 ये सिर्फ आप लोग एक एक लाइन में रट लेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जाम का नेचर बदल रहा है। आप बिहार दरोगा की बात करते हैं, बिहार दरोगा का पेपर उठा के देखिए, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, आप लोग अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर बिहार पुलिस की बात करते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन का लेवल वही है। देखिए बहुत सारे एग्जाम इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, लेकिन कंसेप्ट भी जरूरी है। तो आप लोग को रटने के साथ साथ समझना बहुत जरूरी है। आप रटिएगा बाद में, क्योंकि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। देखिए, संविधान का पार्ट 3, संविधान का अभी तक मैं संविधान का पार्ट 1, अभी तक मैं संविधान का पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ, संविधान का पार्ट 2 पढ़ा चुका हूँ। ये संविधान का पार्ट 3 है, भाग 3। इसमें क्या है, इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे संविधान में भाग 3 में दिया गया है। इसको कहते हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 को कहते हैं फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। और अभी मूल अधिकार में हम दो अधिकार पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 12 क्या है, शुरुआती है, आर्टिकल 12 और 13 समझने वाले हैं। इसके बाद से हम 14 देखेंगे, इसके बाद से 14, 15, चेक, ऐसे करके मैं एक एक करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कि मूल अधिकार इतना ज़रूरी है आप लोग को समझना, क्योंकि मूल अधिकार ही हमारे न्यायपालिका में अधिकार के बारे में जो बात करता है। न्यायपालिका हमेशा फंडामेंटल राइट को, देखिए, परिचय, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का महत्व, वही तो महत्व मैं उस टाइम से बता रहा हूँ ना, बार बार मैं क्या बता रहा हूँ। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है वो कितना जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार भारतीय गणराज्य के नागरिकों के नागरिक और मानवाधिकारों का मूल स्तंभ है। ये अधिकार केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राज्य शक्ति के खिलाफ नागरिकों की सुरक्षा, और अनुच्छेद 12, 13 इस सुरक्षा का संरचनात्मक आधार। हाईलाइट कीजिए, जितनी भी सुरक्षा है इसका संरचनात्मक आधार है, स्ट्रक्चरल बेस इसको दे दिया जाता है यहाँ से। अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य कौन है, अनुच्छेद 13 बताता है कि ऐसी किसी भी कानून का क्या होगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध। कहने का मतलब है, हम आगे सब समझेंगे, लेकिन जो यहाँ पे सारांश में दिया गया है कि कितना महत्व के बारे में बता रहा है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है कितने ज़्यादा जरूरी है। और एक और क्वेश्चन हाईलाइट कर लीजिए यहाँ पे, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, जो हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, कहाँ से लिया गया है भाई, कहाँ से लिया गया है? क्या अफगानिस्तान से लिया गया है?
क्या क्या इसको नेपाल से लिया गया है, क्या इसको जर्मनी से लिया गया है, क्या इसको अमेरिका से लिया गया है? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, बस वन लाइनर, ए बी सी डी। मान लीजिए यहाँ पर दिया होगा यूएसए, यहाँ पर दिया होगा रूस, इसको यूएसएसआर कहते थे, या यहाँ पर दिया होगा फ्रांस, और यहाँ पे दिया होगा मान लीजिए जापान। आपको चूज करना है कि जो फंडामेंटल राइट है कहाँ से लिया गया। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। आप बीपीएससी का पेपर उठा के देखें, आप बिहार दरोगा का पेपर उठा के देखें, आप बीएसएससी का पेपर उठा के देखें, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं कलर चेंज करता रहता हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। देखिए यूएस से हमारा जो मूल अधिकार है ये कहाँ से लिया गया? यूएस से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, इसको वीवीआई करके अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल पे भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ कहाँ से लिया गया, यूएसए से। आगे बढ़ते हैं। इतना तो क्लियर होगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया। अगर कोई भी पूछेगा कहाँ से लिया गया मूल अधिकार, कहाँ से लिया गया मूल अधिकार, कहाँ से लिया गया, दिमाग में क्या आना चाहिए? अमेरिका अमेरिका अमेरिका। अगर अमेरिका हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं अमेरिका में यूएसए में, आप थोड़ा कन्फ्यूज कर जाते हैं कि अमेरिका क्या यूएसए क्या। देखिए अमेरिका एक अमेरिका भी तो, मैं ज्योग्राफी का पार्ट अभी मैं जो मैपिंग का पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी में, फिर समझ में आएगा। जो अमेरिका दो पार्ट में, ये वाला एक यहाँ अमेरिका हो गया, एक यहाँ अमेरिका, यहाँ पे बीच में इसको डैश कीजिए। तो जो यहाँ अमेरिका, इसको कहते हैं उत्तरी नॉर्थ अमेरिका, इसको कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये वाला अमेरिका को कहते हैं साउथ अमेरिका। इसी अमेरिका तीन पार्ट में बटा हुआ है ऐसे करके। इस वाले भाग को कहते हैं, जो नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं मैक्सिको, इसको कहते हैं मैक्सिको। इसको कहते हैं यूएसए, इसको कहते हैं कनाडा, इसको कहते हैं कनाडा। देखिए तो ये वाला जो है ना यूएस है, यही यूएस, इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब कुछ राज्य मिलके, कुछ राज्य मिलके एक देश बना, जिस देश को कहते हैं अमेरिका। बस इतना समझिए। मैं मैपिंग चैप्टर में आपको सब बताऊंगा। पहले आप आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए फंडामेंटल राइट। देखिए क्वेश्चन शुरुआत होता है कि मूल अधिकार में आखिर राज्य क्या है। एक लाइन लिखा हुआ है मूल अधिकार में कि जो मूल अधिकार है और राज्यों के खिलाफ नागरिकों की सुरक्षा के लिए आया है। याद रखिएगा मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार को एक नकारात्मक कहा जाता है, नेगेटिव, एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। मूल अधिकार को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है क्योंकि यह हमारा जो राज्य है, स्टेट है। जब मैं स्टेट की बात करता हूँ, आप लोग अपना बिहार स्टेट मत समझिएगा, आप लोग अपने यूपी स्टेट मत समझिएगा। स्टेट मतलब राज्य, हमारा संविधान, स्टेट मतलब देश। हमारा संविधान जिस स्टेट का बात करता है, कोई जैसे यहाँ पर लिखा गया राज्य, तो राज्य मतलब कोई यूपी बिहार का बात नहीं कर रहा हूँ। राज्य का मतलब होता है हमारा देश, संपूर्ण देश। वही आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा क्या है भाई। अगर तुम नागरिकों को संविधान में दिया गया कि तुम नागरिकों को कानूनी सुरक्षा देना चाहते हो, तुम बोलते हो कि मैं मूल अधिकार नागरिकों की रक्षा के लिए राज्य के खिलाफ एक नकारात्मक पक्ष है। संविधान में कहा गया कि मूल अधिकार ही है, फंडामेंटल राइट ही है जो हमारे नागरिकों को अधिकार बचा सकते हैं। अगर सरकार कोई भी कानून बनाता है तो कानून अगर गलत है, सीधे हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इसको तुरंत निरस्त करेगा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि तुम फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून नहीं बना सकते हो। जो हमारे, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये केशवानंद भारती का बहुत अच्छा जजमेंट था, इसको हम समझेंगे बाद में। पहले इतना समझिए कि राज्य का क्या है, राज्य का परिभाषा क्या है। अगर मैं चाहूँ तो इस आर्टिकल फंडामेंटल राइट के एक दो आर्टिकल में एक दो दो घंटा का मैं लेक्चर बना सकता हूँ, लेकिन उतना खींचने की जरूरत नहीं है। उतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट, अभी अभी जितना जरूरत है उतना मैं बता रहा हूँ, जितना आप लोग को चाहिए एग्जाम के लिए नॉर्मल। राज्य की परिभाषा क्या है? जैसे राज्यों को समझिए। ये देखिए, ये हो गया अपना भारत, मान लीजिए गोला हो गया, ये हो गया भारत, ये हो गया इंडिया, ये हो गया इंडिया, ठीक है। अब ये हो गया राज्य, छोटे छोटे राज्य हो गए, जैसे यूपी बिहार पंजाब राजस्थान गुजरात, ये सब राज्य हो गए। जैसे मान लीजिए ये अपना हो गया बिहार, ये अपना हो गया बिहार, ठीक है। अब देखिए ये हो गया बिहार, और यहीं पे हम नीचे जाएंगे, तो छोटे छोटे, यहाँ पे छोटे छोटे लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन मतलब क्या होता है। जैसे हो गया पंचायत, पंचायत देखे हैं हर गांव में पंचायत होता है। पंचायत एक वेब सीरीज भी आया था, काफ़ी फेमस वेब सीरीज, आप लोग देखे होंगे पंचायत। पंचायत में क्या होता है, एक मुखिया होता है। क्या होता है? मुखिया जी, मुखिया जी। गांव में ऐसा लगता है कि मुखिया ही सब कुछ है भाई, मुखिया के अलावा कुछ है ही नहीं।
तो मुखिया जी का पावर अलग चलता है, मुखिया जी की टुट्टी बोलती है गाँव में। अगर आप शहर से होंगे तो ये नहीं जान रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे मुखिया जी का मतलब क्या होता है। लेकिन गाँव में आइए ना, अगर मुखिया जी घर से निकले हैं ना, तो इनके आगे पीछे 4 लोग ऐसे-ऐसे घूमते रहते हैं मुखिया जी। अरे मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी किए रहता है। अरे ऐसा सिस्टम हो गया है ना, प्रशासन का ऐसा सिस्टम हो गया है हमारे देश के पॉलिटिकल नेताओं का इतना सिस्टम हो गया है। जाइए, अगर आप ब्रिटेन में जाइए, अगर फ्रांस में जाइए, अगर आप वहाँ पे नॉर्वे में जाइए, तो वहाँ के अगर प्रधानमंत्री भी घूम रहा है ना, और वहाँ के जो पीएम भी घूम रहा है, तब भी लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं। वैल्यू का मतलब वहाँ पे समानता इतना है ना कि प्रधानमंत्री क्या कोई भगवान थोड़ी है। लेकिन वहीं भारत में एक मुखिया निकलता है ना। अरे भारत में मुखिया छोड़िए ना, एक अगर मुखिया तो भाई, मान लीजिए मुखिया तो गांव का हो गया, छोड़िए, अगर विधायक होता है ना, जैसे एमएलए होता है, एमएलए एमएलए आपके गांव में आ गया तो लगता है कि भगवान ही उतर गए हैं भाई। एमएलए के आगे पीछे लोग, अब इतना रुतबा होता है ना, लेकिन उतना तो विदेश में है। लेकिन भारत के ऐसे सिस्टम है तो क्या करेंगे। बहरहाल बात हम लोग यहाँ समझ रहे थे, मुखिया जी के बारे में समझ रहे थे। जो मुखिया हो गया, यहाँ पे गए तो अगर टाउन में गए तो ये हो गया लोकल बॉडी, ये हो गया अर्बन लोकल बॉडी। जो अर्बन लोकल जो बॉडी होता है, ये क्या होता है अर्बन लोकल बॉडी क्या है। अगर आप लोग अगर टाउन में रहे होंगे तो नगर पालिका के बारे में पढ़े होंगे। नगर पालिका, आप लोग टाउन में रहे होंगे तो नगर पालिका के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे। नगर पालिका होता है टाउन में, तो नगर पालिका हो गया। अब आइए, ये तो हर राज्य में होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, पढ़ाना है राज्य की परिभाषा। ध्यान रखिए, मैं राज्य की परिभाषा, मैं टॉपिक से भटका नहीं हूँ, मैं वहीं बता रहा हूँ जो आप लोगों को समझना है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं वहीं बता रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, देखिए ये हो गया पंचायत वगैरह समझ लिए, इसके अंदर राज्य के अंदर हो गया। अब आगे हम देखते हैं तो इसी में भारत के ही अंदर हमारे सरकारी सेवक हैं। भारत के अंदर ही सरकारी सेवक का, मैं एक ही कलर बार बार ले रहा हूँ, आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। ये भारत हो गया ना, तो भारत में जो ऐसा बोला क्यों भारत के बारे में, तो भारत हो गया, ये इंडिया हो गया, तो इसी के अंदर भाई सरकारी भी सेवक हैं। जैसे कौन हो गया, आईएएस, बहुत बड़ा पद है। जैसे हो गया एसडीएम, जैसे यहाँ तक एसआई दरोगा साहब, जैसे यहाँ तक, जैसे हो गया दरोगा साहब हो गए हैं। कर्मचारी भी हो गए हैं, जैसे एसएससी के माध्यम से नियुक्ति होता है। मतलब बहुत सारे जो गवर्नमेंट, इसको कहते हैं गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं, जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, इनके बारे में अगर बात करते हैं, तो जितने भी लोग हैं जो सरकार में हैं, जो सरकार में नहीं हैं, जो सरकारी सेवा में हैं, जो राजनेता हैं, जो पंचायती स्तर पे हैं, जो एक एक सरकार से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब है, बड़ा स्तर पर समझिए, भारत हो गया, भारत के अंदर राज्य हो गया, राज्य के अंदर पंचायती सिस्टम हो गया, यहाँ पे अलग अलग अधिकारी काम करते हैं, यहाँ कर्मचारी काम करते हैं। इस सारे राज्य के पार्ट है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा में कहता है कि जितने भी लोग हैं सब राज्य हैं, इन सबको राज्य कहा। इस राज्य मतलब एक भारत के नहीं, राज्य मतलब एक बिहार राज्य का बात नहीं हो रहा है। राज्य मतलब बिहार राज्य के अंदर जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, सर राज्य का मतलब जितने भी सरकारी अधिकारी हैं। राज्य का मतलब यहाँ तक कि इसको नोटिफाई कीजिए। आप लोग एनजीओ के बारे में सुने होंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग एनजीओ, एनजीओ इसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या है, ये भी राज्य है भाई, क्योंकि पब्लिक सेवा कर रहा है। हमारे देश में कोई ऐसा संस्था जो पब्लिक सेवा में लगा हो, जो लोगों के लिए बना हो, वो सब क्या है, वो सब राज्य के पार्ट है, समझे। वो सब क्या है, सब राज्य के पार्ट है। तो बात वही है, आप लोग समझिए। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यह है कि मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा के बारे में बात कर रहा है कि आखिर राज्य क्या है। हम किसके खिलाफ अपने जनता के अपने नागरिक अधिकारों को हम रक्षा कर रहे हैं, तो राज्य के खिलाफ। तो राज्य मतलब सिर्फ केंद्र ही नहीं, राज्य में सब कुछ है शामिल है, राज्य में सब कुछ शामिल है, सब कुछ। यहाँ तक कि जो नॉन गवर्नमेंटल और कुछ एनजीओ, कुछ प्राइवेट ऐसे भी संस्थाएं हैं, उनको भी राज्य के अंदर शामिल किया गया है। यहाँ तक समझिए। अब आप लोग को दिमाग में आ रहा है, एक अलग ही क्वेश्चन चलता है, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या हमारे न्यायपालिका व्यवस्था, क्या राज्य के अंग है? क्या राज्य के अंग है? न्यायपालिका व्यवस्था को हम राज्य का अंग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इसका आंसर हम आगे देंगे। थोड़ा देर और रुकिए, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। सब बात के बारे में समझेंगे ना, थोड़ा सा हैंग करने लगेगा माइंड। इतना समझ लीजिए, जो डायरेक्ट रूप से सब विधायिका भी राज्य है, कार्यपालिका भी राज्य है, क्या न्यायपालिका भी राज्य है? क्वेश्चन मार्क। तो जो हमारा न्यायपालिका है, जो हमारा न्यायपालिका है, न्यायपालिका होता है ना, क्या लिख रहा हूँ मैं,
जो हमारा न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका क्या है? वो न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका भी राज्य की ही पार्ट है, समझे? वो न्यायपालिका कोई अलग नहीं है, न्यायपालिका भी राज्य के पार्ट है। लेकिन न्यायपालिका के बारे में हमारी सरकार ने न्यायपालिका के बारे में हमारी सरकार ने क्या कहा, कब क्या, कब कब कहा? अरे क्या क्या क्या, मैं इसको न्याय, इतना मैं तेजी में लिख रहा हूँ ना कि मैं सिली मिस्टेक कर दे रहा हूँ। आप लोगों को लगेगा कि सर क्या लिख रहे हैं, सर कुछ लिख रहे हैं, कुछ मिटा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि सर क्या लिख रहे हैं, ऐसा ऐसा फील आएगा। रुकिए इसको मिटा देता हूँ। क्या भाग रहे हैं भाई, ये जो है ना मेरा स्लाइड ही अप डाउन कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा था न्यायपालिका, न्यायपालिका। थोड़ा आप लोगों को पढ़ने में समस्या हो रहा है, ध्यान रखिए। जो न्यायपालिका का पार्ट है वो भी राज्य का पार्ट है, लेकिन हम आगे समझेंगे आखिर न्यायपालिका पूर्णतः राज्य है या राज्य नहीं। देखिए लिखा क्या है, यही सब बातें इसमें इसमें लिखा गया है। मैं एक बार पढ़ कर सुना देता हूँ कि लिखा है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, प्रशासनिक निकाय, संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएं। यह परि यह परिभाषा न्यायपालिका और विधायिका के बीच संबंधों को स्पष्ट करती है। यह निर्धारित करता है कि किन किन संस्थाओं के कार्यों के खिलाफ मौलिक अधिकार। वही बात जो लिखा, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वही बात लिखा गया नोट्स में। देखिए अगर लिखा है महत्वपूर्ण, राज्य की व्याख्या पर निर्भर करता है कि किसके कदम न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे। मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायालय किस किस, देखिए न्यायालय सब सब चीज़ों को, देखिए जुडिशियल रिव्यू की बात करें, आप समझ नहीं पा रहे न्यायिक समीक्षा क्या होता है। मतलब सरकार ने कोई कानून बनाया, वो कानून को तुरंत न्यायालय में आगे मांगे। अगर कानून बनाया और लोग जैसे देखते हैं कि जैसे एनआरसी आता है, जो सीएए आया था, जब हमारे देश में सीएए आया था तो सरकार ने 2019 में इस कानून के खिलाफ, सीएए आया था, बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन कानून पास हो गया, सरकार ने कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी चेक किया, बोला कि बिल्कुल सही है। उसके बाद से एक आया, किसानों के लिए एक बिल आया था, जिसको होता है किसान बिल कहते हैं इसको। एक हमारे देश के फार्मर किसानों के लिए एक बिल आया था, इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा था। एक आप लोग को बता दूं, मतलब सरकार कुछ कानून बनाता है, कोई भी कानून बनाता है, वो कानून अगर देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे नागरिकों के लिए ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को चेक करेगा, देखेगा क्या ये कानून सही है। इसको कहते हैं जुडिश, इसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायालय के पास समीक्षा कर सकती है कि सरकार तो बनाया गया कानून है, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो उठाकर फेंक देगा। उठाकर फेंक कैसे देगा, इसी आर्टिकल 13 देता है। आर्टिकल 12 ही अभी आप समझ रहे थे राज्य के बारे में। आप, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ होंगे। देखिए काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 18-19 मिनट का वीडियो बन चुका है। आप लोग धैर्यता बना के रखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस कुछ ही मिनट में एक और आर्टिकल उसको समझाऊंगा, वीडियो को फिनिश करूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में समझेगा वो सब। अनुच्छेद 12 की तरफ कौन, अनुच्छेद 12 के तहत कौन कौन शामिल, देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सार्वजनिक उपकरण और स्वायत्त निकाय। देखिए यह सब आप इसको सब मैं समझा चुका हूँ, ऐसा कोई कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जब मैं समझाया नहीं हूँ, बस नोट्स है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। अब अनुच्छेद 13 देखते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? कहता है कि हमारा जो राइट है, हमारा जो अधिकार है, वह अधिकार तो अगर राज्य, अब राज्य मैं बोलूँगा तो समझिएगा, सिर्फ बिहार राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं राज्य बोलता हूँ तो आप लोग को समझना चाहिए कि राज्य के बारे में क्या बोल रहा हूँ, राज्य के बारे में मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या मैं बोल रहा हूँ, समझे? तो आप ध्यान रखिएगा इसको। अब लिखा है कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं, इसको हम पढ़ के सुनाएंगे ना तो कथा कहानी हो जाएगा, और कथा कहानी किसी को पसंद आता नहीं है। क्या लिखा है, क्योंकि जो लिख, अगर यहीं पढ़ के मुझे सुनाना होता तो फिर तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। मेन मकसद मेरा आप लोगों को कथा कहानी सुनाना नहीं है, मेन मकसद है आप लोगों को दिमाग में फैक्चुअल डाटा डाल देना कि क्या है। अब मैं आपको समझाता हूँ, आइए नीचे आइए, फिर हम पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये हो गया सरकार, ये हो गया राज्य, ये हो गया राज्य, और राज्य ने एक कानून बनाया, राज्य ने मान लीजिए कानून बनाया, मान लीजिए राज्य अभी चर्चा में है, आप देख रहे हैं कि अभी चर्चा में है यूजीसी, यूजीसी कानून चर्चा में है। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, जो हमारे समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित समुदाय के हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, इन लोगों के लिए कानून लाया है, यूजीसी कानून लाया है। और कानून क्या बोलता है, यूजीसी कानून लाया है, और कानून क्या है, देखिए किसके लिए है, तो ओबीसी
SC एंड ST। अगर कानून के बारे में आप जानते नहीं होंगे, पहले मैं कानून हल्का सा ब्रीफ कर दूं। यूजीसी कहता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहता है कि अगर अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहता है कि अगर ओबीसी का कोई लड़का है या कोई लड़की है, एससी का कोई लड़का है कोई लड़की, एसटी का कोई लड़का है, मतलब दलित समुदाय, इसको कहते हैं जो बैकवर्ड क्लास कहते हैं, इसको इसको कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास, इसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, समाज के वंचित वर्ग में दलित समुदाय। सीधे सीधे समझिए, समाज में जो बनिया समुदाय है, जो यादव समुदाय है, वो सब ओबीसी में आता है। जो दलित समुदाय है, जो हरिजन समुदाय है, हरिजन समुदाय कहाँ आता है? SC ST में आता है। जो जनजातीय समुदाय है वो ST में आता है, जो हरिजन समुदाय है वो SC में आता है। समझे? तो इन अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई लड़का पढ़ रहा है, यहाँ का SC का लड़का पढ़ रहा है, ST का लड़का पढ़ रहा है, या ओबीसी का कोई लड़का पढ़ रहा है, और यहाँ पे इसके द्वारा अगर यहाँ पे इन बच्चों के ऊपर अगर कोई स्वर्ण समाज, कोई स्वर्ण कोई सवर्ण सवर्ण समाज के द्वारा, कोई सवर्ण समाज के बच्चों के द्वारा यहाँ पर कोई ऐसी टिप्पणी की जाती है या इनका शोषण करने का प्रयास किया जाता है, तो तुरंत कंप्लेन करेंगे। कहाँ कंप्लेन करेंगे? यूनिवर्सिटी में। और कंप्लेन करते करते स्वर्ण स्वर्ण समाज के बच्चों को तुरंत ही हिरासत में लिया जाएगा, उनको एडमिशन उनको पोस्टपोन कैंसिल कर दिया जाएगा, हो सकता है एडमिशन को होल्ड कर दिया जाए, रोक दिया जाए, इनका जो सेशन चल रहा होगा जो पढ़ाई का उसको रोक दिया जाएगा, और तुरंत इस पर जांच कमेटी बैठा दी जाएगी। कमेटी डिसाइड करेगा कि इसने क्या निर्णय दिया था, ये निर्णय सही था कि गलत था, कमेटी देखेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि कमेटी अगर देखती है कि अगर इसने SC या ST या OBC, कमेटी देखती है कि SC ST या OBC के बच्चे जानबूझकर एक स्वर्ण सवर्ण समाज के बच्चों का, एक सवर्ण समाज के बच्चों को ऊपर जानबूझकर एलिगेशन लगाया था ताकि उसका कैरियर बर्बाद कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है कोई SC ST का कोई लड़का हो, और कोई ब्राह्मण समुदाय की, कोई राजपूत समुदाय, कोई भूमियार समुदाय, कोई मैक्सिमम यहाँ पे जनरल कैटेगरी के यहाँ पे बच्चे हैं। हो सकता है कि कोई SC ST का बच्चा जानबूझ के यहाँ पे कोई लड़की को प्रपोज करे। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप दिल पे मत लीजिएगा। और वहाँ पे वो लड़की इनकार कर देती है कि नहीं, हम तुम्हारे बात से मैं एग्री नहीं हूँ। अगर उसको उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, तो हो सकता है कि लड़का तुरंत यहाँ पे एक लड़का एक स्कूल में जाए और कंप्लेन कर दे, स्कूल में जाए DO में और कंप्लेन कर दे कि लड़की हमारे को भद्दा कमेंट कर रही थी। इसके वजह से उस लड़की का कैरियर खराब हो सकता है, क्योंकि इतना कहने के बाद कानून कहता है कि तुरंत ही उस लड़की को नाम स्कूल से काट दो, पोस्टपोन कर दो, रोक दो, वहाँ पर कमेटी बैठाओ, कमेटी चेक करेगी कि लड़की सही है गलत है। अगर कमेटी पाती है यहाँ तक कि अगर कमेटी पाती है कि नहीं, लड़की बिल्कुल सही थी, और ये जो SC ST समुदाय के लिए जो लड़के थे गलत थे, फिर भी कमेटी को अधिकार नहीं है कि इन लड़कों को दंड दिया जाए। हो सकता इन लड़कों को दंड, ठीक है, कमेटी बोलता है, पाया अपने रिपोर्ट में है कि लड़की बेकसूर है। और देखिए दिक्कत ये नहीं है, अगर कमेटी ने अगर 2 साल बाद, कमेटी अगर लगभग 2 साल बाद निर्णय देता है कि ये लड़की बेकसूर है, 2 साल मामला गिर जाता है, उस टाइम पता चलता है कि लड़की बेकसूर है, लड़कों में दोष था, जो SC ST OBC समाज के लड़के थे उनमें दोष था, तो उस सिचुएशन में क्या कमेटी 2 साल की लड़की का जो टाइम पीरियड है, जो 2 साल तक वो पढ़ाई नहीं कर पाई, जो 2 साल अपने एजुकेशन पूरा नहीं कर पाई, क्या वो लड़की, क्या कमेटी भरपाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गया भाई। कैसे आप समझ रहे हैं क्या? तो इसी मामला को लेकर हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14। मैं आर्टिकल 14 आज पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14, और 14 में विधि के समान समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण की बात की गई। मतलब आर्टिकल 14 कहता है कि हमारे संविधान के जो कानून है सबके लिए एक समान है। इसी आर्टिकल आर्टिकल 14 ही कहता है, और आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इसको कहता है कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है या बोलने का अधिकार देता है। तो देखिए बात यह है कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 को लेकर मूल अधिकार है। आर्टिकल 14 मूल अधिकार है। मैं पहले ही बताया हूँ कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। तो आर्टिकल 14 भी मूल अधिकार है, आर्टिकल 19 भी मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया है, और सुप्रीम कोर्ट को समीक्षा करना है। देखिए आगे बात, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट को समीक्षा करना है, देखना है कि जो सरकार ने कानून बनाया, इसको शेड्यूल कास्ट मत समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट लिखा हूँ मैं, कोर्ट समझे ना।
इसको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, सुप्रीम कोर्ट को देखना है क्या जो कानून सरकार ने बनाया है कानून सही है कि नहीं। इस चीज को कहते हैं न्यायिक समीक्षा। आइए समीक्षा का पावर आया कहाँ से, बात यहाँ समझिए, समीक्षा का पावर आया कहाँ से। क्या सरकार ने, अगर सरकार ने कानून गलत बनाया होगा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। देखिए मामला की सुनवाई कब होने वाला है, मामला की सुनवाई 19 मार्च को होने वाला है। मार्च, MARCH, मार्च को होने वाला है। अभी क्या है, आज है 21 फैब, अभी अभी लगभग 1 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट में इस मामला सुनवाई। मैं इस पर कोई डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ जो अधिकार मिला हुआ है, हमारे मूल अधिकार के खिलाफ अगर कोई कानून बनता है, हमारे ब्राह्मण समुदाय, हमारे जो स्वर्ण समाज है, इनको लगा है कि हम, इनको लगा है, कोई मैं पर्टिकुलर किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कि समाज की बात नहीं, स्वर्ण समाज समुदाय को लगा है कि नहीं कानून खराब है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की और उसने क्या कहा कि हमारा मूल अधिकार आर्टिकल 14, मूल अधिकार आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है और इसके तहत न्यायिक समीक्षा के मामला सुप्रीम कोर्ट दायर हुआ है। और इस ये पावर दिया कहाँ से, आर्टिकल 13 वायु पर क्या लिखा है, आर्टिकल 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला विधियां, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाता है जो कानून हमारे मूल अधिकार को, मूल अधिकार मतलब सिर्फ 13 नहीं, 13 तो बात बोलता है, आर्टिकल 12 से 35, कोई भी सरकार कानून बनाता है, कोई भी सरकार अगर बिल लाता है, जो बिल है, या मान लीजिए एक भी बना दिया, मान लीजिए कानून ही बना दिया, कोई भी बिल आता है, एक लाता है, अगर बिल या एक्ट हमारे जो मूल अधिकार के खिलाफ हैं तो उसके खिलाफ जहां तक, अब यहां समझिए, कहता है कि जहां तक, मान लीजिए कि मूल अधिकार, मान लीजिए ये हो गया सरकार का कानून, हो गया कानून, हो गया सरकार का कानून, ये हो गया हमारा फंडामेंटल राइट। अगर ये सरकार का कानून, अगर जहां तक ऐसे मान लीजिए सरकार का कानून फंडामेंटल राइट टच कर दिया, अगर सरकार का ये जो एक्ट है ACT एक्ट, सरकार का कोई एक्ट है, एक्ट मान लीजिए एक गलती से, मान लीजिए एक कोई ऐसा कानून है जैसे UGC आया है और UGC को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि UGC अगर गलत है तो UGC के नियम, पूरा नियम नहीं, UGC के नियम जहां तक गलत होंगे उस वहां तक UGC का नियम करके खत्म कर दिया जाएगा। यही आर्टिकल 13 बोलता है। 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर सरकार का जो नियम है वो जैसे फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो वो नियम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तुम इसको खत्म कर देना भाई, इतना पावर है फंडामेंटल राइट में। सरकार का कोई कोई नियम आकर, सरकार का कोई नियम बनाता है, नियम जैसे ही इसको टच किया तो ऑटोमेटिक नियम खत्म हो जाएगा, समझे। समझने वाली बात यह है कि जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, अगर इसमें कोई दिक्कत होता है, अगर इसमें कोई दिक्कत होता है तो आर्टिकल 13 अधिकार देता है कि न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट उन आर्टिकल का रेफरेंस लेकर हमारी सरकार द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर सकता है। कुल मिलाकर बात है, आर्टिकल 13 ये बात बोलता है। कोई ज़्यादा लेंदी, आप लोग कोई ज़्यादा माइंड में तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि सर ने क्या पढ़ा दिया। आप इसको फिर से देखेंगे, फिर से समझेंगे, सब समझ में आएगा। मैं एक आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा, जैसे बहुत सारा इसमें PDF देखेंगे आप, बहुत सारा इसमें डाटा डाला गया है, बहुत सारा लिखा गया है इसमें, आप लोग इस अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। आगे देखिए, आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(1) और 13(2) के बीच अंतर यही है कि आर्टिकल 13(2) भविष्य के कानून, देखिए देख लेंगे। मैं मूल बात जो है उसको बता दिया हूँ आप लोगों को।